गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 9 हमारा पूरा हो गया है। एक पार्ट बाकी था जो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। लेसन नंबर 9 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस पार्ट 2। It will start from disadvantages of coal। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से ही बाकी था। ओके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं कोल का। एनवायरमेंट के क्या इफेक्ट आता है, तो कि आप जब कोल को बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक, एस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हार्मफुल प्रोडक्ट है, वो सब एनवायरमेंट में ऐड हो जाते हैं। ओके, दूसरा CO2 जब बर्निंग कोल से बर्निंग करने के टाइम निकलता है तो एडिशनल 65% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड करता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ेगा। ओके, द पोल्यूशन कॉजेज ऑल्सो में लीड टू एसिडिक रेन इन सम एरियाज। तो एसिड रेन होने के भी चांसेस कुछ एरिया में होते हैं। तो आप समझोगे कि कोल इज, अब देखोगे तो ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगर कोई पार्टनर रहे या जिनका सपोर्ट ज्यादा हो तो वो कोल हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, कोल माइनिंग इम्पैक्ट। अभी पहला वाला हमने एनवायरमेंटल इफेक्ट दिखा था, अभी हम कोल माइनिंग करते तो उसका क्या इफेक्ट आता है। द कोल सीम्स are surrounded by plant, river or other natural landscape, and digging for coal may destroy forest area that serve as a wildlife habitat। अभी आप जब कोल माइनिंग करते हो, डिग करते हो, तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होता है, माउंटेनियस एरिया होता है, पानी होता है, प्लेन्स होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ग्रो किए जाते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए उनकी इकोसिस्टम होती है, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत सारा इफेक्ट आता है कोल माइनिंग से। Transporting coal would need an extensive transportation system that is likely to pass through mountain and valley. Building such infrastructure would destroy the landscape and increase pollution due to emission of various vehicles। अभी दूसरा, जब आप कोई फॉरेस्ट एरिया में अगर हमने माइनिंग शुरू किया, वहां से हमको अच्छे अमाउंट में कोल मिल रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, बनाएंगे। तो वो जब आप बनाते हो तो वहां से व्हीकल पास होते हैं, वहां से वाइल्ड लाइफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है, पोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट में आएगी। ओके, इम्पैक्ट ऑन माइनर्स हेल्थ। माइनर का मतलब छोटे बच्चों के ऊपर उनके क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग इज प्रोन टू केव विंड्स एंड एक्सप्लोजन। द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग क्लोज टू द माइन इज एट रिस्क। तो जो भी नजदीक में रहते हैं कोल माइनिंग के नजदीक में, अभी माइनिंग होगा तो उसमें से जो धुआं निकलेगा, एस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, आर्सेनिक निकलेगा। ओके, तो ये सब चीजें जो नियर अबाउट ह्यूमन बींग्स रहते हैं या कोई भी एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स का हम ज्यादा देखते हैं तो उनके लिए वो बहुत हार्मफुल होता है। ओके, और रिस्क भी रहता है। सेकेंड थिंग, जो भी बंदे कोल माइनिंग के अंदर काम करते हैं उनको लंग कैंसर होने के चांसेस, अस्थमा होने के चांसेस ये भी बढ़ जाते हैं। तो ये है इसका इफेक्ट, हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट। ओके, मैंने जो इफेक्ट बताए थे, मतलब हार्मफुल कौन कौन से ऑर्गन को हो सकते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी डिसीज है, मतलब श्वासोश्वास की जो क्रिया होती है आपकी, इनहेल एक्सेल का जो प्रोसेस, उसके रिलेटेड लंग कैंसर हो सकता है, ब्लैक लंग डस्ट, कोल डस्ट, कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर, ब्लॉकेज होएगा, ये सब मतलब इसके रिलेटेड हार्ट, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीन अगर आप काउंट कर लो तो ये तीनों के हिसाब से बॉडी में इफेक्ट आएगा। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑल्दो वाइडली अवेलेबल एट प्रेजेंट, कोल डिपॉजिट आर डिप्लीटिंग फास्ट। Hence, although coal was the fuel of 20th century, the present and future generation need to find safer and renewable alternative to it। अभी पहले जब मैंने आपको बताया था कि कोल को जब स्टार्टिंग में मतलब इन्वेंट किया गया था, या मतलब उसको जब रिसर्च करके उनको फाइंड किया गया था, तो ड्यूरिंग डेट टाइम कोल का अमाउंट बहुत ज्यादा था उस टाइम पे।
और फिर हमने इतना स्पीडीली उसका यूज करना शुरू कर दिया कि अब हम कोल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करने लगे हैं। सेकेंड थिंग, प्रेजेंट टाइम में कोल का अमाउंट अच्छा वाला है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का आप सोचने जाओगे तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। तो इसको नजर में रख के हमको दूसरा कोई अल्टरनेटिव सोर्स फाइंड करना ही होगा। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ कोल इस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। Conservation of coal implies that every bit of energy can be obtained and every bit of byproduct must be recovered. Conservation of coal has become an integral part of mine planning and operation. तो छोटी से छोटे उसका जो एनर्जी का बीट है उसको हमें यूज करना है। उसमें से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है कोल में से, उसका भी हमको किसी तरह से यूज कर लेना है। तो अगर हम कोल का पूरी तरह से अगर यूज करेंगे तो मे बी पॉसिबल ज्यादा माइनिंग करना पड़ेगा या ज्यादा उसका सर्चिंग करने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड थिंग, फॉलोइंग मेजर्स आर देयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोल। फर्स्ट वन, न्यू रिजर्व शुड बी डिस्कवर्ड एंड न्यू टेक्निक शुड बी एडोप्टेड। जहां से कोल मिल रहा है उसी में खुदाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली। उसके अलावा हम कोई नई जगह खोज ले, नई टेक्निक हम फाइंड करें। ओके। सेकेंड, कोकिंग कोल शुड बी यूज्ड फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ओनली। कोल का यूज ज्यादातर मेटल इंडस्ट्री, स्टील या आयरन इंडस्ट्री जिसमें कोल का यूज होता है। दूसरे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी बहुत सारे कोल का यूज होता है, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में होता है। तो उसको सबको स्टॉप करके सिर्फ मेटल इंडस्ट्री, मेटल के रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, उसमें अगर उसका यूज किया जाए तो भी अच्छा है। सिलेक्टिव माइनिंग शुड बी डिस्करेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ कोल। पर्टिकुलर जगह पे अच्छा वाला कोल मिलेगा तो कंटिन्यूसली वहां से ही निकालते रहेंगे। ओके, तो मतलब एक दिन तो वो खत्म हो जाने वाला है। उससे अच्छा है कि हमको दूसरा कोई टेक्निक फाइंड करके दूसरे नए रिजर्व हमको फाइंड करने चाहिए। लो ग्रेड कोल शुड बी वॉश्ड एंड ब्लेंडेड विद सुपीरियर क्वालिटी कोल इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड यूज्ड इन इंडस्ट्री। अभी जो आपने देखा था एंथ्रेसाइट, लिग्नामाइट, जो हमने अलग अलग कोल के नाम देखे थे, पीट आया था, बिटुमिनस कोल आया था, तो सबसे अच्छा वाला हमारा एंथ्रेसाइट था। ओके, उसके बाद बिटुमिनस आता है, बाद में लिग्नाइट और बाद में पीट। तो वो भी हमने देखा था कि कार्बन का कंटेंट कितना है उसमें, उसके ऊपर क्वालिटी डिसाइड की जाती है कोल की। तो जो लो क्वालिटी के कोल है उसको अच्छी क्वालिटी के कोल के साथ ब्लेंड करके, मिक्स करके उसका यूज किया जाए तो लो ग्रेड क्वालिटी के जो कोल का यूज होता ही नहीं है या उसको मतलब हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते तो उसका भी यूज हो जाएगा। तो मतलब सोचो 70% अच्छी क्वालिटी का लिया, 30% लो ग्रेड क्वालिटी का लिया, कुछ मिक्सचर करके उसका यूज करने लगे तो 30% तो सेव होता है, अच्छा क्वालिटी वाला कोल ये हो सकता है। ठीक है। स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक कोलरीज शुड बी एमालगमेटेड एंड बी मेड इकोनॉमिकली वायबल यूनिट्स। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जहाँ से कोल हमको मिलता है तो वो ज्यादा उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या मतलब उसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल ट्रांसपोर्ट का ये वो जो सब खर्चा होता है उसको पहुंच नहीं पाते हैं लोग या फैक्ट्रीज। तो ये सब चीजों को मतलब छोटे यूनिट को क्लोज किया जाता है और हमेशा बड़े यूनिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक कोलरीज, अनइकोनॉमिक का मतलब होता है जहां से ज्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे आपको, तो वैसी जगह है उसको भी इकोनॉमिकली वायबल यूनिट्स बनाया जाए, उसको यूज किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए, उसको स्टॉप नहीं करना है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेट्रोलियम। The word petroleum is derived from the Latin word petrol, means rock, and oleum means oil. Rock oil, you can say like that. Thus, petroleum is oil obtained from rock, particularly sedimentary rock of the earth. पेट्रोलियम हमको सेडिमेंट्री रॉक में से मिलता है। पेट्रो मतलब रॉक और ऑलियम मतलब ऑयल। तो सेडिमेंट्री रॉक में से पाया जाता है ऑयल, सो इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ओके, Technically speaking, petroleum is an inflammable liquid that is composed of hydrocarbon which constitute
90 to 95% of petroleum and the remaining is chiefly compound containing oxygen, nitrogen and sulfur. 90 to 95% पेट्रोलियम पाया जाता है, दूसरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर है, दूसरे वो 5 to 10% आप काउंट कर सकते हो. ओके, हाईली इन्फ्लेमेबल है. ट्रांसपोर्ट करने में आपने देखा होगा पेट्रोल के जो टैंक जाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें लिखा होगा हाईली इन्फ्लेमेबल. अपना जो व्हीकल है उसको दूर रखो, ऐसा भी हमको इंडिकेशन दिया होता है, वार्निंग दिया होता है. तो ये फायर बहुत स्पीड से पकड़ लेता है. ठीक है, पेट्रोल के यूजेस देख लेते हैं. पेट्रोलियम एंड पेट्रोल प्रोडक्ट आर मेनली यूज्ड एज लोकोमोटिव पावर. लोकोमोटिव पावर का मतलब ज्यादातर इंजन के चलाने में उसका यूज किया जाता है. इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड, एयर एंड ऑन वाटर. अभी इंजन में जैसे बाइक में आप पेट्रोल का यूज करते हो, लैंड हो गया, एरोप्लेन में करते हो, ओके, उसमें शायद व्हाइट केरोसिन यूज किया जाता है, वो भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है. तो एयर हो गया, स्टीमर में भी मतलब डीजल वाला चलता है, स्टीमर डीजल वाली होती है. तो एयर, वाटर और लैंड तीनों के स्पीडी ट्रांसपोर्ट में अगर किसी का हाथ हो तो वो पेट्रोल का है. ओके, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एरिया टू द कंज्यूमिंग एरिया विद हेल्प ऑफ टैंकर एंड मोर कन्वीनियंटली बाय पाइपलाइंस. दो चीजों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेट्रोल. एक पाइपलाइंस के थ्रू किया जा सकता है, दूसरा टैंकर, जो मैंने आपको आगे बताया था. ओके, इट इमिट्स वेरी लिटिल स्मोक एंड लीव्स नो एश एंड कैन बी यूज्ड टू द लास्ट ड्रॉप. यहाँ पे एश निकलता ही नहीं है, स्मोक है वो बहुत थोड़ा सा निकलता है. जिसका इंजन खराब हो गया तो काला काला धुआं बस में आपने देखा होगा. ज्यादातर गवर्नमेंट बसेस होती है उसमें आप पाया जाता है कि आप पीछे जा रहे हो तो मतलब ब्लैक कलर का फेस लगा दिया, मतलब फेस वॉश जैसे व्हाइट कलर का करते हैं हम फेस अच्छा करने के लिए, वैसे वो व्हीकल वाले हमको ब्लैक कलर का बना देंगे. ओके, अगर घर से नहा धो के निकले हो, कहीं कोई फंक्शन में जाना है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो कम्प्लीटली वहां पे ब्लैक होके आप जाओगे. तो वो इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस रिलेटेड मतलब पीयूसी भी निकालना पड़ता है. पता हो तो 30 रुपये का ही निकलता है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल का होता है, वो ऐसे ही दे देते हैं बिना देखे. लेकिन यह कागज आपके पास हो तो ये पक्का है कि आपकी व्हीकल पोल्यूशन नहीं करती है. ठीक है, बाद में वो करती है नहीं करती वो गवर्नमेंट नहीं देखती. लेकिन एज ए सिटीजन वी हैव टू बी केयरफुल. ओके, ज्यादा नहीं बोलना है, वो उसमें फिर ज्यादा चले जाएंगे. ठीक है, it provides the most important lubricating agent and is used as an important raw material for various petrochemical products. बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है. लुब्रिकेटिंग एजेंट है, मतलब आपको पता हो तो आप 3-4 महीने के बाद किसका बोलते हैं नाम, कैस्ट्रॉल, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी का नाम है, कैस्ट्रॉल का ऑयल आप डालोगे अपने इंजन के लिए. ठीक है, तो ये वाला क्या है, तो वो आपके इंजन के जो पार्ट से उसको स्मूथली रन करने में हेल्पफुल करता है. तो ये हो गया आपका लुब्रिकेटिंग एजेंट. ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, वेसेलिन, बेंजीन, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट है इसके पेट्रोलियम के. पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब निकलता है. ठीक है, आपने देखा होगा तो इस तरह का उसका मतलब ऐसे करके अलग अलग डिग्री सेल्सियस में उसको रखा जाता है. ऐसा मतलब आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा साइंस में. और यहाँ से फिर उसको फायर दिया जाता है और हाई डिग्री में, मतलब ये इसमें पेट्रोलियम होता है, फिर केरोसिन निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, ये सब चीजें निकलती है. ओके, तो पेट्रोलियम इज द मेन थिंग. वो मतलब रो होता है, फिर उसको साफ करके रिफाइन करके बाद में ये सब चीजें बनती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंट्स, मेडिसिन, प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज. तो पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस है. अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में बहुत सारे नाम आने वाले हैं, तो मैं स्टार्टिंग के पैराग्राफ है वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, बाद में जरा आप देख लेना. ओके, इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 2/3 ऑफ द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट. इंपोर्ट करते हैं मतलब बाहर से मंगवाते हैं. इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व. हम कितना प्रोड्यूस करते हैं? 5%.
पूरी दुनिया का जो रिजर्व है उसमें से हम 5% प्रोड्यूस करते हैं। Hence, exploration and production of oil and gas is critical for India energy security and economic growth. Oil was first discovered in India at Makum in northeast part of Assam in 1867. असम में पाया गया था 1867 में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मकुम जगह है वहां। Later on, many oil producing areas were discovered in different parts of the country. In order of importance, the main areas of mineral oil deposit are मुंबई में है, असम में है, अंकलेश्वर, धोलका, मेहसाना, बहुत सारे नाम है। दो नाम, तीन नाम याद रख लोगे तो चलेगा। ओके, पेज नंबर, उसके बाद मेजर ऑयल रिफाइनरीज आपकी आती है। ऑनशोर ऑयल फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो सब जगह पे नाम ही है, तो आप वो देख लेना। बॉम्बे हाई ऑनशोर फील्ड इन सदर्न इंडिया, रिलायंस जामनगर ऑयल रिफाइनरी इंडिया, उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ, धीरूभाई अंबानी वाला, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम देख लेंगे हम। जामनगर रिफाइनरी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल रिफाइनरी विथ एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 1.24 मिलियन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं हम, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहे। व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, 1.24 मिलियन कैपेसिटी है क्रूड ऑयल बनाने का इनका। ओके, द रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट जामनगर इन गुजरात, इंडिया। इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिलायंस इंडस्ट्री। द रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इज स्प्रेड अक्रॉस 7,500 एकर्स। कितनी बड़ी है? 7,500 एकर्स। ओके, 50 प्रोसेस यूनिट है उनके पास। The world largest refinery took 3 years to complete and involved about 6 billion of investment. 6 billion का इन्वेस्टमेंट किया था और 3 साल लगे उसको कंप्लीट होने में। तो 7,500 एकड़ में फैला हुआ है, 50 प्रोसेसिंग यूनिट है, 1.24 मिलियन क्रूड ऑयल वो प्रोड्यूस कर सकता है, कैपेसिटी है उनका इतना। ओके, अभी एडवांटेजेस देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल दैट एक्यूमुलेट्स इन पोरस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, हमको पता है। The biogenic theory of petroleum is that it accumulates from the fossil of plant, animal and other organisms that lived millions of years ago. मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत साल लगते हैं पेट्रोलियम बनने में, और कुछ ही वक्त लगता है उसका यूज करने में। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा के रखना है तो हमको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड करना ही होगा, वरना वो सब क्या पैदल जाएंगे। अभी हम बाइक में, ट्रेन में, सब जगह पे यूज कर लेंगे, चलो और 50 साल चलेगा हमारा पेट्रोलियम, तो उसके बाद मेरे बच्चों के बच्चों क्या करेंगे? वो चलते जाएंगे। ओके, और फिर इतना सारा यूज करने के बाद आप देखोगे तो आपका एनवायरमेंट कैसा हो गया होगा, आपने कितने प्लांट काट दिए हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स की जिम्मेदारी है कि सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचे, आगे के फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे, एनवायरमेंट के बारे में सोचे, इकोसिस्टम के बारे में सोचे। ये सब चीजें सोचना, क्योंकि भगवान ने हमको दिमाग दिया है, एनिमल्स को नहीं दिया है। ठीक है, एडवांटेजेस, it can be extracted easily. Modern technologies for extracting oil beneath the ocean surface or with specific climate condition is possible. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया है, ऑयल आराम से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड जो आपने देखा है वो भी शायद रिलायंस का ही है, तो वहाँ पे पानी के अंदर, ओशन के अंदर मतलब पाया जाता है, तो वहाँ से भी आराम से आप निकाल सकते हो। इट हैज हाई डेंसिटी, द एवरेज 1 किलोग्राम ऑफ बर्न ऑयल कैन जनरेट अप टू 10,000 किलो कैलोरीज। ये हमें याद रखना है, 1 किलोग्राम आप ऑयल का यूज करते हो तो 10,000 कैलोरीज आपको एनर्जी मिलता है, ये याद रखना है। ठीक है,
It means that for only small amount of petroleum can generate a substantial amount of energy. तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसको आप ग्राम में भी किलोग्राम में लिखना तो हमको लीटर में होता है, तो 1 लीटर का देखोगे तो 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसका भी इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो 10 टाइम ज्यादा हो गया. ओके, एक के साथ कंपैरिजन करोगे तो इट इज 10,000 टाइम्स. तो यू कैन कंसीडर कि भाई 1 लीटर पेट्रोल या डीजल बर्न करने से कितना एनर्जी हमको मिलता है. ठीक है. इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिक्वायर रिड्यूस टेक्निक्स एंड फिजिकल एफर्ट. इट इज सोल्ड चीपर कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इट कैन बी इजीली ट्रांसफर बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म. तो आराम से आप उसको निकाल सकते हो. चीप है. टेक्निक इतना बढ़ गया है कि आपको फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है. आराम से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है. अभी डिसएडवांटेज देख लेते हैं. ऑल्दो ऑयल इज ए नेचुरल फॉसिल फ्यूल, इट्स रिसोर्स इज नाउ लिमिटेड. द हाई डिमांड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड फॉर एनर्जी हैव स्टेज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ ऑयल रिजर्व. नेचुरल है, लेकिन जब इंसान पीछे पड़ जाएगा तो खाली तो करने वाला है, तो लिमिटेड है. ओके, तो डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो स्ट्रेस हो रहा है अभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल रिजर्व के ऊपर. एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, बर्निंग होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्लोबल वार्मिंग का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एक बार आपने जला दिया तो वापस रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम. फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रहे हैं, तो पेट्रोलियम का सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा. तो प्राइस राइज बढ़ जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा. पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो समझ लो देश में सबका प्राइस बढ़ा. वंस पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज, यू हैव टू कंसीडर दैट ईच एंड एवरी कमोडिटी विल इंक्रीज इट्स प्राइस. तो आप समझ सकते हो कि प्राइस राइज कितना हाई हो सकता है. क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वी कैन फाइंड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल गैस. 1 minute. Okay, I have to go to Natural gas is a gas consisting primarily of methane. It is created in 2 primary ways, biogenic mechanism and thermogenic mechanism. दोनों क्या है वो देख लेते हैं. Biogenic mechanism create natural gas by methogenic organisms. This natural gas is created in landfill and is often harvested to be used as fuel. Methogenic organism से create किया जाता है. Landfills में आप harvest कर सकते हो एज ए फ्यूल. Thermogenic gas is created inside the earth at a great temperature and pressure condition from buried organic materials. Thermogenic gas है वो अर्थ के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में मतलब बनता है वो, और ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें बरीड होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. Natural gas has become an important source of energy in India. The Gas Authority of India, GAIL, is doing pioneer work in the field of natural gas exploration. ये गवर्नमेंट की है